नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की इमारत में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। इस घटना में पाए गए 3 शव में से 2 शव महिलाओं और 1 पुरुष के हैं। इस घटना के बाद इलाके में सिविल सेवाओं की तैयारी करने वाले छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जहां ये घटना घटी है उस कोचिंग में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। बता दें कि जब इसकी इमारत में अचानक बाढ़ की तरह पानी भरा उस वक्त इसके बेसमेंट की लाइब्रेरी में कुछ छात्र मौजूद थे। इस इमारत में शनिवार शाम बारिश के बाद करीब 7 बजे पानी भरा और उसके बाद दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने आकर फंसे हुए छात्रों और अन्य लोगों को निकालना शुरू किया। राजेंद्र नगर में हुई घटना के बाद इलाके में कोचिंग संस्थान के बाहर लगातार छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। छात्र इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं और दिल्ली नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं इस घटना पर डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कल शाम को एक बेसमेंट में पानी भर जाने से कुछ लोगों को ट्रैप होने की खबर आई थी, जिस पे दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ की टीम ने रिस्पॉन्ड किया था। हमने क्विकली कोऑर्डिनेट करके इन टीम्स का रिस्पॉन्स को भी कोऑर्डिनेट किया था और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाए गए थे। वहां पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 डेड बॉडीज वो बेसमेंट से रिकवर हुए थे। उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। इसमें श्रेया यादव हैं जो नेटिव हैं अंबेडकर नगर यूपी की, तानिया सोनी हैं जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का है, और नवीन डेल्विन हैं जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इस मामले में हमने एक एफआईआर भी रजिस्टर कर लिया है। जो एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है वो अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 और 35 BNS के तहत ये एफआईआर दर्ज किया गया है। ये एफआईआर वो कोचिंग सेंटर के खिलाफ, जो उस बिल्डिंग मैनेजमेंट के लोग हैं उनके खिलाफ, जो वहां पर उस ड्रेन के मेंटेनेंस के रिस्पॉन्सिबल थे उन लोगों के खिलाफ, और ऐसे और भी लोग जो इस इन्वेस्टिगेशन में जिनका रोल पाया जाएगा उन सब के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज किया गया है। और अभी हमने 2 व्यक्तियों को इसमें डिटेन भी किया है जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन में इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम इंश्योर करेंगे कि हम एक प्रोफेशनल और मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन करें। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की घटना को लेकर के छात्रों का आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में आप विधायक दुर्गेश पाठक की भी इस घटना पर प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने छात्रों पर ही सवाल उठा दिया है कि छात्र वहां क्यों पढ़ाई कर रहे थे। देखिए, अभी पानी तो निकल गया है लेकिन एनफ इज एनफ। दिल्ली के अंदर सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर नहीं बल्कि बहुत सारे इलाकों में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारे लोगों ने बेसमेंट्स को पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पे बताई जा रही है वो ये है कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, पानी सड़क से निकल रहा था, इनके बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे। जो कोई गाड़ी निकली है और वो दरवाज़ा, उनका गेट टूटा है जिसके कारण से बेसमेंट में पानी गया है। लेकिन बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं। ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी ऑफिसर इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आप जो कार्रवाई की बात करें, सरकार आपकी है, और जो गटर के पानी की बात कही जा रही है तो एमसीडी की जिम्मेदारी भी अब आम आदमी पार्टी की। तो सवाल उठ रहे हैं कि आप लोगों ने इतने दिनों में क्या किया कि गटर का पानी कोचिंग सेंटर में जा रहा है। डिसिल्टिंग हुई है लेकिन फिर भी कोई भी इसकी जांच हो, पूरा कंप्लीट इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुद मैं अभी 20 दिन पहले जल बोर्ड के सीईओ से मिल के आया, एमसीडी के ऑफिसर से मिल के आया, जल बोर्ड के नीचे के लेवल पे अधिकारियों से मिल के आया। डिसिल्टिंग की बात कर रहा हूँ, ड्रेनेज क्लीन की बात कर रहा हूँ, सुपर सकर की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, डिक्की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वही
जहाँ 10 मशीनें लगनी है 2 मशीनें आ रही हैं, 1 मशीनें आ रही हैं, 2 घंटे के लिए मशीनें आ रही हैं, उसमें है कमी पूरी तरह से। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जब तक आप ये बेसमेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, ये पूरा सिस्टम बनवा देंगे। आज तो चलिए पानी है, कल शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कल कोई और चीज़ भी हो सकती है। शॉर्ट सर्किट अभी बीते दिनों से तो बहुत सारी लगता है कि जो जल जमाव होता है एमसीडी की कहीं ना कहीं नाकामी रही है। देखिए, क्या भी बोल रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम जो है वो दिल्ली का कोलैप्स है। रीज़न 15 साल भारतीय जनता पार्टी रही, ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं है। 1 साल से हम लोग आए हैं, ड्रेनेज के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी जांच हो और जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपने कहा बीजेपी 15 साल शासन में रही, बीजेपी के लोग कल वहाँ पे पहुंचे थे, बांसुरी स्वराज, वीरेंद्र सचदेवा, वो लोग सीधे तौर पे आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। सचदेवा और बांसुरी स्वराज ने आपका नाम लेकर कहा कि एमसीडी के प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक, लेकिन किया क्या इतने सालों में? देखिए, वो राजनीति करेंगे, उसकी राजनीति में नहीं जाना, सलूशन पे जाना है। सलूशन यही है कि जब तक आप इस तरह के बेसमेंट के ऊपर बहुत एक्शन नहीं लेंगे, स्ट्रांग एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी, चलती रहेंगी। आपको पूरी दिल्ली के अंदर ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, एक एक घर में जाके देखना पड़ेगा। अगर किसी भी बेसमेंट में कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसको बंद कराना पड़ेगा, उसको सील करना पड़ेगा। आपने कहा कि जो जल बोर्ड के अधिकारी वो बात नहीं सुनते हैं, सुपर शटर मशीन आप जो मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसे मतलब कब तक चलता रहेगा? कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले रखा है चीज़ों को। मतलब कैसे कार्रवाई होगी? आपको क्या लगता है कि अब क्या कुछ किया जाना चाहिए इस मामले में? डिस्कस करते हैं मिनिस्टर एंड सारे लोगों से, इनके खिलाफ से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि पिछले मैं अभी 20-25 दिन पहले मैं मिल के आया हूँ जल बोर्ड के सीईओ से, एमसीडी के ऑफिसर से मिल के आया हूँ। आप मेरे उसमें फेसबुक पे चले जाइए, ट्विटर पे चले जाइए, मैंने सारी जगह फोटोग्राफ्स डाल के पब्लिक की हुई है। कंप्लीट जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई भी, आप समझिए कई जगहों पे सीवर्स ब्लॉक हैं, कई जगहों पे सीवर टूटी हुई हैं, उनको चेंज करने की ज़रूरत है और कोई एक्शन नहीं ले रही है। अभी जो एमसीडी जो मेयर ने ऑर्डर जारी किया है उसे बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की घटना को लेकर के लगातार छात्रों का आंदोलन जो है वो जारी है। छात्र लगातार आंदोलन करते हुए नगर निगम के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। वहीं इस बीच नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और साथ ही अधिकारियों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ऐसे में अगर हम अतुल गर्ग की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये पूरा मामला जो है वो जांच का विषय है। ये कॉल कल जो थी 7 बजे के करीब 10-12 मिनट पे आई थी और ये बताया गया था बेसमेंट में कुछ बच्चे फंस गए हैं। करोल बाग एरिया है। हमने पहले 4 गाड़ी भेजी थी, फिर 1 गाड़ी बाद में और भेजी गई, टोटल 5 गाड़ी हमने वहां भेजी थी। जब हम लोग गए तो पूरा बेसमेंट पानी से भरा था और आप ये मानिए कि सड़क और बेसमेंट का लेवल पानी की वजह से एक ही हो चुका था। मतलब जितना पानी बेसमेंट भर के बाहर आके सड़क के बराबर हो गया था। इसीलिए शुरू में दिक्कत भी आई, क्योंकि ना तो हम अंदर घुस पा रहे थे और ना ही हम उस पानी को बाहर निकाल पा रहे थे, क्योंकि जो पानी हम पंप आउट बाहर करते थे तो वो पानी वापस चला जाता था, क्योंकि सड़क का लेवल ऊपर था और सड़क में पानी भरा था। जैसे जैसे पानी धीरे धीरे कम हुआ, उसके बाद हमने बेसमेंट का पानी निकाला और फिर जो है बच्चों को रेस्क्यू किया गया। अनफॉर्चुनेटली हम बच्चों को बचा नहीं पाए और इसीलिए टाइम भी काफी लग गया, क्योंकि पानी बेसमेंट वाज फुल ऑफ वाटर, इसमें बहुत ज्यादा पानी था और करीब 12 फीट का बेसमेंट था और ये बेसमेंट काफी बड़ा भी था, तो इस वजह से इसमें इतना टाइम लगा। कितनी कैजुअलिटी हुई और कितने बच्चों को आपने बचाया? देखिए, हमारे जाने से पहले जो थे बच्चे जो थे वो निकल चुके थे। एक लाइब्रेरी थी जो उसमें चल रही थी और बच्चे उसमें से पहले से निकल चुके थे और हमने जो निकाले वो 3 बच्चे निकाले, 2 लड़कियां थी और एक जो लास्ट में निकला एक बच्चा मेल था। वो तीन लोग हमने निकाले और 3 ही की हमें इतला भी थी। कैजुअलिटी कितनी है? टोटल 3 कैजुअलिटी है, बाकी सब बच्चे निकल गए थे। क्या मानते हैं, मतलब क्यों, कैसे ये इंसिडेंट हुआ? ये देखिए, वहाँ पे जो लोग बता रहे हैं कि पानी हर बारिश में वहाँ भरता था और ये कल शाम को वहाँ बहुत उस एरिया में काफी हैवी रेन हुई थी। बिकॉज ऑफ दैट रेन जो है पानी बेसमेंट में भर गया और शायद बच्चे पढ़ रहे थे, उन्होंने उसको इतना सीरियस नहीं लिया कि पानी इतनी जल्दी भर जाएगा और इसी वजह से शायद निकल नहीं पाया। और जब तक उन्होंने निकलने का कोशिश की तब तक पानी भर गया और बहुत गंदा पानी था, सिल्वरी पानी था, तो इसीलिए मुझे लगता है फिर जो 2-3 बच्चे बेचारे रह गए वो नहीं निकल पाए। क्या मानते हैं इसकी लापरवाही से सारा? देखिए, ये ऑलरेडी जो है मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया गया, जांच का विषय है, पर ये तो जरूर है कि पानी उसमें देख लिए भरा है और रेन वाटर उसमें गया है और उसी की वजह से डेथ हुई है। पहले भी ऐसी घटना हुई थी, फ्लड लगने से बच्चे की मौत हुई, तो कैसे इन घटनाओं को रोका जाए सर? मुझे तो यही लगता है, देखिए ये घटनाएं फायर से रिलेटेड नहीं है। इलेक्ट्रिक पोल मुझे लगता है कहीं अगर वायर खुले रह गए तो उसमें लग जाएगी। ये इलेक्ट्रिक पोल की बारिश में जो जिससे लोग मरते हैं घटनाएं खाली यहाँ नहीं, इस दिल्ली में भी 2-3 हुई थी जिसमें
था कि कोई जा रहा था, चल रहा था, आग लग गया था। तो मुझे ये लगता है कि लोग ज्यादा सावधानी बरतें। हम अगर हर सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे, कोई कमी रह जाएगी तो जान माल का नुकसान तो हो ही सकता है। सर, क्या इस बिल्डिंग का एनओसी था? जी हाँ, इस बिल्डिंग को ये अभी एनओसी हुआ था। ये बिल्डिंग नई बनी है और इसको एनओसी था, फायर का एनओसी था। मैंने अभी चेक किया एरिया अफसर से, तो अभी 1 महीना पहले ही शायद इसको एनओसी दिया है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना को लेकर के अब मृतक के परिजन और साथ ही वहां पढ़ने वाले छात्रों के परिजन जो है उनकी परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में 3 मृत छात्रों में से एक श्रेया यादव के रिश्तेदार धर्मेंद्र यादव इस पूरे मामले को लेकर के जांच की मांग करते हुए गैर इरादतन हत्या को लेकर के जो मालिक हैं उन पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। देखिए, मुझे अधिकृत तौर पे तो ना कोचिंग सेंटर से कोई जानकारी मिली, ना प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन आया। लेकिन मैं न्यूज़ देख करके खुद ही जा करके वहाँ पे अप्रोच किया। तो वहाँ पहुँचने के बाद डीसीपी साहब थे मेरे ख्याल से। जब नाम पूछा उन्होंने मेरा, मैंने बच्ची का नाम बताया, तो बोले कि एक बार आप जो है RML में जाकर देख लीजिए। तो रात तकरीबन 2:30 बजे मैं यहाँ आ गया था। तो मोचरी में 3 बच्चों की डेड बॉडी रखी थी, 2 बेटियाँ थीं और एक लड़का था। तो उससे मैंने कहा कि मैं एक बार मुझे चेहरा दिखा दो, मैं पहचान लूँ। तो बोला सर ये पुलिस केस है, हम दिखा नहीं सकते। फिर बोला एक पेपर है मेरे पास, आप उसको देखना चाहें देख लें। तो उनमें 3 बच्चे थे, एक श्रेया यादव भी नाम लिखा हुआ था। तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसके अंदर जाकर देखूँ भी, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। फिर मैं बाहर आके गाड़ी में बैठ गया। फिर सुबह तकरीबन 6 बजे 6:30 बजे के बाद दोबारा गया मैं। तो मैंने कहा भैया आप तो दिखा दो, रात में तो आप मना कर रहे थे, रात में नहीं दिखा सकते। तो बोले अभी जब तक पुलिस नहीं आएगी, IO नहीं आएंगे, तब तक हम नहीं दिखा सकते। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतनी बात मेरी इनसे हुई। आपको जैसा आप टीवी देख रहे थे, क्या आपको जानकारी मिली जब आपने देखा, क्या था मतलब? हाँ, कितने बजे का समय था? मैं जब न्यूज़ देखा तो तकरीबन 11:15 का समय था। मैं खाना वाना खा के उसके बाद बैठा, तो मैंने सोचा न्यूज़ देख लूँ। तो उसमें ये आ रहा था कि राव IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बहुत सारे बच्चे फंसे हो सकते हैं। करीब 20-22 बच्चे बाहर निकाले गए हैं। तो उसमें फिर कैजुअल्टी की एक आ गई खबर कि एक बच्ची की कैजुअल्टी हो गई। फिर मैं 5-7 मिनट बाद 2 बच्ची की कैजुअल्टी आ गई। तो चूँकि एडमिशन मैं नहीं कराया था तो मुझे पता था कि उसी में है। फिर मैं मुझसे नहीं रहा गया, मैंने कहा कि अब मैं जाके देख के आता हूँ। फिर मैं रास्ते में जा कर के कोचिंग वाले को फ़ोन करा और बिटिया का फ़ोन मिला तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। तो कोचिंग वाले को फ़ोन मिला, एक बंदा आ रहा था। एक दूसरा नंबर मैंने मिला, दूसरा मिल गया DP सिंह कोई हैं। तो DP सिंह से मैंने पूछा, मैंने कहा कि क्या आपके कोचिंग में इस तरह कोई घटना हुई है? बोले हाँ हमारे कोचिंग है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो मैंने कहा मेरी बिटिया का एडमिशन हुआ है श्रेया यादव, क्या वो भी तो नहीं है इसमें? तो बोले सर अभी नाम तो नहीं बता सकता, पर 2 कैजुअल्टी हुई हैं, 3 कैजुअल्टी हुई हैं, 2 बेटी और 1 बेटे की हुई है। तो फिर मैं मतलब बहुत ही मिसमैनेज लग रहा था। तो मुझे लगा कि पहले मैं जाके PG में देख लूँ उसके, क्योंकि PG मैंने दिलाया था, मैंने रखवाया था। तो मैं PG में करीब 1 बजे पहुंचा। तो 1 बजे जब पहुंचा वहां देखा तो उसके रूम में ताला लगा हुआ था। तब मेरा डाउट और हो गया कि फ़ोन मिल नहीं रहा है, रूम में ताला लगा हुआ, रात 12-1 बज रहे हैं। तो अगर होती तो यहीं आती। फिर मैं दोबारा वापस आया, वहाँ DCP साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आप एक बार RML के में जाके मोचरी में देख लीजिए। तो मैं करीब 2:30 बजे से यहाँ हूँ रात। जी, कहाँ से हैं? कौन सा वाला? जी, आप कहाँ से हैं? बच्ची की उम्र कितनी थी? मैं मूल रूप से अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट है, पहले वो फैज़ाबाद अयोध्या था और अभी अम्बेडकर नगर है। और वो मेरी भतीजी है, श्रेया नाम है उसका, और मैं यहाँ गाज़ियाबाद में रहता हूँ खुद। तो कितने महीनों पहले कराया था आपने? और 4-5 महीने हो गए, मई जून में एडमिशन उसका कराया था मैंने। अभी क्या माता पिता को बता दिया है कौन कौन परिवार से आ रहे हैं? नहीं, आने का तो कोई नहीं आएगा परिवार से जो अम्बेडकर नगर में है। यहाँ पे मेरी सिस्टर रहती हैं और मेरी धर्मपत्नी खुद हैं। बाकी जो मेरे और सर्कल के लोग हैं, मेरा भतीजा रहता है, तो लगभग आधी फैमिली यहीं है, वो सब लोग आ रहे हैं। बाकी गांव वाले जो आने के कह रहे हैं, मैंने उनको मना कर दिया कि हम वापस वहीं आएंगे। क्या कहेंगे, क्योंकि काफ़ी उम्मीदों से आपने IAS बनने के लिए भेजा था और ये खबर सुनने को मिली, तो क्या कहेंगे? देखिए मैम, ऐसा है कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, मतलब किसी वजह से किसी की जान चली जाए, बिना किसी कारण की जान चली जाए किसी की, मतलब बदइंतजामी से, और एक जान की कीमत तो वो जानता है जो माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसकी पीड़ा तो वही जानते हैं। अब जो सिस्टम की जिम्मेदारी है, वो सिस्टम को अपनी जिम्मेदारी को लेना चाहिए। और प्राइमा फेसिया मेरी ये डिमांड है कम से कम कि जो कोचिंग के ओनर हैं उन पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज हो,
ताकि जितने और कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे मानक से बनने हैं नहीं बनने हैं ये तो बात का विषय है, लेकिन कम से कम वो उनकी अपनी जवाबदेही ये हो जाए कि अगर मेरे से कोई लापरवाही होती है, मेरे सेंटर में कुछ ऐसा होता है तो पहली जवाबदेही मेरी हो जाएगी, तो इसको रोका जा सकता है और रोकना चाहिए। ये देश का नुकसान है, कोई किसी एक का नुकसान नहीं है। जैसे आपने एडमिशन कराया था तो आपने देखा था कि जैसी व्यवस्था वहाँ पर है बेसमेंट में से कोई आता है, मान लो मैं यूपी से आ रहा हूँ या बिहार से आ रहा हूँ, तो वो कोई मानक नहीं चेक करता है। जैसे हम अंदर अगर लाइब्रेरी देखने गए तो हम देखेंगे उसमें सिटिंग है कि नहीं है, कंप्यूटर्स हैं कि नहीं है, बुक्स हैं कि नहीं है। आदमी ये देखता है, ये नहीं देखता है कि भाई कितने में बना हुआ है। हम तो ये देखते हैं भाई 20 से लगे 20 लोग बैठेंगे, तो ये तो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको देखना चाहिए। वहीं इस घटना को लेकर के आप सांसद स्वाति मालीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने बताया कि छात्र आक्रोशित हैं और हंगामा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार की नींद नहीं खुली है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना को लेकर के दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा कि यह हादसा नहीं, यह हत्या है। नगर में जो कल हुआ ये हादसा नहीं, हत्या है। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। मुखर्जी नगर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की जान फंस गई थी, तब दिल्ली सरकार ने बड़ा जोर शोर से इंक्वायरी का मामला शुरू किया था। दिल्ली फायर सर्विसेज भी शोर मचा रही थी कि हम हर बिल्डिंग की जांच करेंगे। दिल्ली नगर निगम भी बिल्डिंगों की जांच कर रहा था। क्या वो उस जांच का? क्यों इन बिल्डिंगों को रोका नहीं गया? कैसे यहां अवैध लाइब्रेरी चल रही थी? किसने दी थी एनओसी? है किसी के पास जवाब? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज सबके सब इस तंत्र में घुसे हुए। 3 बच्चे कल चले गए, एक बच्चा पटेल नगर का 5-7 दिन पहले चला गया। ये सब बच्चे क्या पढ़ने आए थे? अपना भविष्य बनाने आए थे, देश का भविष्य थे। लेकिन ये भ्रष्ट तंत्र उनको ले गया। और दिल्ली की मंत्री कितने घंटे हो गए इस हादसे को हुए, अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वहां जाने की, और कहती हैं जांच करेंगे। क्या जांच करेंगी आप? आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस पूरे तंत्र में, इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में आप लोग शामिल हैं। क्यों आपके स्थानीय विधायक ने वहां नालों की सफाई नहीं कराई? लगातार पिछले 10 दिन से वहां की स्थानीय जनता कह रही थी कि नालों की सफाई कराइए, नालों की सफाई कराइए। 1 घंटे की बारिश में इतनी बड़ी बेसमेंट में पानी घुस जाता है। पूरी दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। और जो भ्रष्ट अफसर, जो तंत्र इसमें शामिल है, सबको सूली पर लटका देना चाहिए। क्या कसूर है उन बच्चों का जो पूरी देश से पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं? ठूस दिया उनको भेड़ बकरी की तरह कमरे में। शर्म आनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नीति आयोग की बैठक हुई थी और नीति आयोग की बैठक के बाद बाहर निकलने के बाद ममता बनर्जी ने माइक बंद करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, उस बैठक में नीति आयोग की उस बैठक में मैं भी मौजूद था और ये सरासर गलत इल्ज़ाम है कि किसी का माइक वहाँ पे बंद कर दिया गया। पहली बात तो जब ये विपक्ष बोलता है कि माइक बंद कर दें, उस माइक का कंट्रोल वहाँ पे बैठे किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, उस व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है। ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना ऐसी किसी बैठकों में। ऐसी बैठक में माइक सामने लगा होता है, ऑन ऑफ का स्विच सामने ही होता है। तो ये बात बोलना सरासर झूठ है जब कोई ये बोलता है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। हाँ, हर मुख्यमंत्री को, क्योंकि समय की बाध्यता थी, ओपन एंडेड अगर डिस्कशन को रखा जाता तो संभवतः हफ्तों तक ये बैठक ही चलती रहती। ऐसे में हर मुख्यमंत्री से ये विनम्रता पूर्वक आग्रह किया गया था कि अपनी बातों को संक्षेप में एक तय समय सीमा के भीतर रखा जाए। जब वो समय सीमा पूरी हुई, सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पर
उनको ज़रूर, जैसे तमाम मुख्यमंत्री को दोबारा से नोटिफाई किया गया कि भाई आपका समय समाप्त हो रहा है इस तरीके से। बट उसके बाद जिस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एकदम से उत्तेजित होकर उस बैठक को बीच में ही छोड़कर चली गई, मुझे लगता है ये आचरण गलत है। अगर आपको अपनी बात को रखना भी है, कोई नाराज़गी भी है, तो आप वहीं पे रखती ना, बोलती कि अभी मुझे और बोलना है, मुझे और कहना है। हम सब वहाँ पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री जी स्वयं उनको सुनना चाहते थे, वित्त मंत्री जी स्वयं वहाँ पे मौजूद थी, वो भी चाहती थी कि भैया क्या बजट को लेकर वो अपनी बातों को रख रही हैं। बट जिस तरीके से उनका आचरण था, इससे ऐसा लगता है कि विपक्ष की पहले से ही ये सोची समझी एक रणनीति का ये हिस्सा था कि वो जाएंगी, हंगामा खड़ा करेंगी और नीति आयोग जिस मकसद के साथ हम लोग वहाँ पर बैठे थे, उसके मकसद को डाइवर्ट कर सिर्फ अपनी ओर पूरा ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से ये इस तरीके की कार्रवाई की गई है। कांग्रेस के साथ 4 सीएम ने बैठक को अटेंड नहीं किया, कहा बॉयकॉट कर दिया, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ बाकी स्टेट के साथ नाइंसाफी हुई है जिस तरीके का बजट आया है। भाई मेरी समझ के परे है। अगर आपको ऐसा लगता भी है, किसी भी राज्य को अगर ऐसा लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो यही वो उचित फोरम है ना। नीति आयोग की बैठक ही वो मंच है जहां पर जाकर आप प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी शिकायतों को आप रख सकते थे। इस मंच पर जाकर अपना ऐतराज़ आप दर्ज करा सकते थे, अपनी आपत्ति आप दर्ज करा सकते थे। और जो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग के साथ भेदभाव हुआ, पहली बार देश में एक ऐसा बजट एक लंबे समय के बाद देखने को मिला जिसने पिछले 10 सालों में देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का लाभ जनता को पहुंचाने का काम किया। इसमें जहां प्रमुखता से देश के गरीबों का जिक्र किया गया, अन्नदाता का जिक्र किया गया, नारी शक्ति का जिक्र किया गया, युवा शक्ति का इसमें जिक्र किया गया। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें प्रमुखता से उनको लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं की और राशि की घोषणा की गई। जो राज्य कहते हैं कि उनके साथ अनदेखी हुई, क्या उनके राज्य में गरीब नहीं है? क्या उनके राज्य में महिलाएं नहीं हैं? क्या उनके राज्य में किसान नहीं हैं? क्या उनके राज्य में गरीब वर्ग से आने वाले युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, क्या ये लोग नहीं हैं? तो सिर्फ राजनीतिक हंगामा करने के लिए, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भाई ये लोग पिछले बजट भी निकाल कर दिखाएं कि किस किस राज्य को कितना कितना आवंटन किया गया है जब सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही थी। यूपीए की सरकार हो या उसके पहले की सरकार हो, कितने राज्यों का जिक्र किया गया। और मुझे ताज्जुब तो सबसे ज़्यादा राजद और कांग्रेस पर होता है। क्या राजद को खुशी नहीं होनी चाहिए कि भैया बिहार को एक बड़ी राशि आवंटित की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हो, यहाँ पर सड़क को लेकर हो, पुल के निर्माण को लेकर हो। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़, जिसका जिक्र हमेशा मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने किया। उस बाढ़ को लेकर लगभग 11,000 करोड़ की राशि अलग से आवंटित की जाती है। ऊर्जा को लेकर अलग से राशि आवंटित की जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर राज्य में अलग से राशि आवंटित की जाती है। तो भैया अगर बिहार जैसा राज्य, जिसके लिए लंबे समय से हम लोग भी मांग करते थे भैया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जब तक नहीं मिलता है, ये मांग भी हम लोग की थी कि बिहार को एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। आज मैं धन्यवाद करूंगा माननीय वित्त मंत्री जी का, और विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि एक लंबे समय से जो बिहार और बिहारियों की मांग थी, उस मांग को सुना गया है, उस मांग को पूरा किया गया है। अगर इस पर भी अगर राजद और कांग्रेस को अगर ऐतराज़ है, तो ये वही लोग हैं जो कतई बिहार का विकास नहीं चाहते हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे शिवसेना की। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला है केंद्रीय बजट को लेकर, और साथ ही नीति आयोग की बैठक पर भी उन्होंने सवाल उठाया है।
पंडित नेहरू जी ने जो वित्त आयोग की स्थापना की थी, फिनांस कमिटी, उनका नाम बदलकर उन्हें नीति आयोग है। जो लोग खुद नीति से नहीं राजनीति करते, इसलिए ये संस्था का नाम नीति आयोग है। नीति आयोग यानी देश के लिए आर्थिक औद्योगिक सभी के बारे में दिशा देना, योजना देना, पैसा देना, क्योंकि जिस तरह से बजट बना है उसी तरह से नीति आयोग काम है। और जो आपने जहाँ बीजेपी का राज है, बीजेपी का स्टेट है, वहां पैसा देना है, वहां योजना जाना है। अब इसीलिए तो स्टालिन साहब ने या और भी मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री या हिमाचल के मुख्यमंत्री ने बहिष्कार ममता जी के लिए, ममता जी को बोलने नहीं, ममता जी को अपनी बात रखने नहीं दी। पश्चिम बंगाल जैसी एक बड़ी राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह से अपमानित करता, उनका माइक बंद करता, ये लोकतंत्र को शोभा नहीं। हमारे माइक बंद किए जाते हैं राज्यसभा हो या लोकसभा, क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने एक राज्य के मुख्यमंत्री को बोलने से रोकना है, अपनी बात बोलो। बहुत से मुद्दे है राज्य में, जीएसटी का प्रस्ताव और भी केंद्र ने मदद करनी चाहिए। केंद्र सरकार अगर कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश और बिहार को नगर की देती है तो यह अधिकार सभी राज्यों का। ये पैसा केंद्र सरकार का नहीं है, मोदी जी के गुजरात से नहीं आता या अमित शाह जी के गुजरात से नहीं आता। अब जो बांट रहे हैं ये देश की जनता का है। वहीं बीजेपी नेता संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया गया है। वहीं भाजपा नेता संतोष कुमार गंगवार के राज्यपाल नियुक्त होने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उन्हें बधाई दी है। हाँ, आदरणीय संतोष गंगवार जी राज्यपाल झारखंड के बने हैं, उनका स्वागत है। ये प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आए हैं और भगवान बिरसा मुंडा की भूमि पर संतोष गंगवार जी का अभिनंदन है, स्वागत है। वो सबके राज्य के अभिभावक के रूप में विकास की गति को नया आयाम देंगे, उनका अभिनंदन है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।